IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आइज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी का जो पेपर बहुत नज़दीक है और उसके लिए हम लोग बिहार की जलवायु आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। बिहार की जलवायु अर्थात क्लाइमेट ऑफ जो बिहार है, तो बिहार की जलवायु को अलग अलग विद्वानों ने बांटा है। कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु कैसी है, बिल्कुल हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे। इसके बाद त्रिवार्थी के अनुसार बिहार की जलवायु कैसी है, ये भी बिल्कुल मैप के थ्रू पढ़ेंगे। और आपका जो है किसके अनुसार, तो एक आपका विद्वान है आपका थॉर्नबेट के अनुसार बिहार जलवायु कैसी है, ये भी बिल्कुल हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे। इसके अलावा बिहार में वर्षा का वितरण देखेंगे, बिहार में वर्षा कैसे होती है, कहाँ से होती है, ये देखना है। और साथ में हम लोग बिहार में वनस्पतियों को देखेंगे कि बिहार में कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ये भी बिल्कुल हम मैप के थ्रू देखेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में हम लोग MCQ क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो आपका पूरा टॉपिक अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। कहीं कोई डाउट हो गया तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। बिहार की जलवायु को समझने से पहले हम लोग जो है बिहार के देशांतर और बिहार के अक्षांश को जानेंगे और बिहार किस क्लाइमेट में पड़ता है, पहले हम इसको देखेंगे मैप के थ्रू। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा और यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको बिल्कुल गलत नहीं होंगे। पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। ठीक है, अगर हम बिहार के अक्षांश और देशांतर की अगर बात करते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि बिहार की जो चौड़ाई है उत्तर से लेकर के दक्षिण के बीच में कितनी है, तो 345 किलोमीटर है। और पश्चिम से आपका जो है पूरब के बीच कितना है, तो 483 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। और बिहार जो है याद रखिएगा उत्तरी अक्षांश में पड़ता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। सबसे पहली बात करेंगे, अब अगर उत्तरी गोलार्ध में होगा तो अक्षांशों के नाम उत्तरी अक्षांश के नाम होंगे। अब यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ भी लिखा है उत्तरी अक्षांश और यहाँ भी लिखा है उत्तरी अक्षांश। इसके अलावा जो बिहार है अर्थात पूरा भारत जो है, ये आपका पूर्वी गोल जो है देशांतर में पड़ता है। अब आप देख सकते हैं कि पूर्वी देशांतर की अगर बात करें तो यहाँ भी पूर्वी देशांतर लिखा हुआ है और यहाँ भी पूर्वी देशांतर लिखा हुआ है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये पश्चिमी क्षेत्र है और आपका जो है आपका ये पूर्वी क्षेत्र है, तो यहाँ पश्चिमी देशांतर, यहाँ पूर्वी देशांतर, ऐसा नहीं लिखा होगा, क्योंकि भारत ही जो है पूर्वी गोलार्ध में है और आपका जो है उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में होने की वजह से हमारे यहाँ अक्षांशों और देशांतरों के नाम, तो आपका जो भी अक्षांश होगा वो उत्तरी अक्षांश और जो भी देशांतर होगा वो पूर्वी देशांतर होगा। ठीक है, अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार जो है कितने से कितने देशांतर के बीच में स्थित है, तो आप बताओगे कि जो है, अब आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जो 83 डिग्री। अब यहाँ 19 के आगे एक जो है डॉट लगा हुआ है, तो इसको हम मिनट मानते हैं और 2 डॉट अगर लगेगा तो उसको हम जो है सेकंड मानेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो हम बताएंगे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के बिहार जो 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड के बीच में बिहार का लोकेशन है, खास करके देशांतरीय विस्तार है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, जहां आप पढ़ाई करते हैं वहां आप इसको नोट कर लीजिएगा, बार बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का जो है अक्षांश कितना है, कितने से कितने अक्षांश के बीच में बिहार स्थित है, तो आप बताओगे जो है आपका कितना, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से बिहार जो है कहाँ पे है, 27 डिग्री जो है आपका 31 मिनट और आपका 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश के बीच में कौन है, बिहार स्थित है। तो बिहार का देशांतर और बिहार का अक्षांशीय विस्तार याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। बिहार की उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, ये भी याद रखिएगा। और जब तक हम ये चीज़ें नहीं जानेंगे, हम बिहार की जलवायु के बारे में विस्तार से नहीं जान सकते। इसलिए हमें एक एक स्टेप के बारे में हमें अच्छे से जानने की जरूरत है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बिहार की जलवायु को जानने से पहले हम कटिबंध देख लेते हैं कि बिहार किस कटिबंध में पड़ता है, तो भारत किस कटिबंध में पड़ता है। तो पूरे पृथ्वी पर 3 कटिबंध पाए जाते हैं। तो 2 अक्षांशों के बीच में जो तापमान का वितरण होता है उसे हम कटिबंध कहते हैं। तो याद रखिएगा, कर्क रेखा और आपका मकर रेखा के बीच को इसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसके अलावा जो है आपका 66.5 डिग्री जो है आर्कटिक वृत्त से लेकर के और आपका कर्क रेखा के बीच में आपका इस उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। और आपका जो है मकर रेखा से 66.5 डिग्री जो अंटार्कटिका जो रेखा है आपका दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। और फिर आपका शीत कटिबंध है और आपका यहाँ भी शीत कटिबंध है। तो पूरे पृथ्वी को 3 कटिबंध में बांटा गया है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत किस कटिबंध में है और बिहार किस कटिबंध में है, तो हमें ये भी हमें जानने की जरूरत है। तो याद रखिएगा कि हमें पता है कि कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीच से गुजरती है। मैं पहले
भारत को मैं बना देता हूं। अब भारत का आधा क्षेत्र किस कटिबंध में है, तो शीतोष्ण कटिबंध में है, और भारत का आधा जो दक्षिणी बिहार है वो आपका उष्ण कटिबंध में है। अब जरा आप दूसरा मैप देखिएगा, यहाँ मैंने लगाया है, देख सकते हैं। तो बिहार आपका जो है, भारत जो है शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, कर्क रेखा के उत्तर में, और कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंध में पड़ता है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार किस कटिबंध में है, तो आपको पता चल गया कि बिहार शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर में बिहार स्थित है। तो बिहार शीतोष्ण कटिबंध में है, तो बिहार की जलवायु कैसी होगी, शीतोष्ण होगी। शीतोष्ण के साथ साथ क्योंकि यहाँ वर्षा भी होती है तो आर्द्र होगी, तो और शीतोष्ण को उपोष्ण भी कहते हैं। तो बिहार जलवायु आर्द्र भी है और शीतोष्ण अर्थात उपोष्ण भी है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो बिहार आधा जो भारत है वो शीतोष्ण कटिबंध में है, और आधा भारत जो है उष्ण कटिबंध में है, लेकिन बिहार शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। आपसे कोई सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे पृथ्वी पर बिहार किस कटिबंध में है, तो आप बताओगे शीतोष्ण कटिबंध में है। और शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध का निर्धारण कैसे हुआ है, कर्क रेखा से हुआ है। आप भारत का मैप देख रहे हैं, बिल्कुल दोनों को अलग अलग बांटा गया है। इसी आधार पर हमें जो है ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो गलत हो जाते हैं। और इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा इस ग्लोब पर कि जो है उष्ण कटिबंध किससे किसके बीच पड़ता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। शीतोष्ण कटिबंध किसके किसके बीच पड़ता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और शीत कटिबंध किसके किसके बीच पड़ता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल मैप के थ्रू मैंने इसको बता दिया है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बिहार किस कटिबंध में है, भारत कितने कटिबंध में पड़ता है, मैंने सब बता दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है वर्षा की अगर बात कर लेते हैं, तो पहले हम भारत की वर्षा की बात करेंगे। तो बिहार की वर्षा हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये लिखा है औसत वार्षिक वर्षा प्रतिशत के रूप में। तो बिल्कुल जो ग्रीन है उन क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा है, और जहाँ जो ग्रीन जो है कम है वहाँ वर्षा की मात्रा क्या है, कम है। अब यहाँ देख सकते हैं ये वर्षा का वितरण दिखाया गया है। तो यहाँ दो लाइनें खींची गई हैं। एक आपका जो लाइन जो है आपका देख सकते हैं जो ब्लू लाइन है, याद रखिएगा ये मानसून के आने का है, और जो रेड है वो मानसून के जाने का है। अब जरा आप इस मैप के माध्यम से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आप देख सकते हैं कि 20 मई को मानसून कहाँ होता है, तो बंगाल खाड़ी में, और आपका जो है कहाँ पर, अंडमान पर। धीरे जैसे 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 सूर्य उत्तरायण की ओर होता है वैसे वैसे मानसून भी जो है उत्तर भारत की ओर आगे प्रवेश करता है। तो आप देख सकते हैं तो 20 मई को जो है मानसून कहाँ होता है, तो अंडमान पे होता है। इसका 25 मई को मानसून आप देख सकते हैं श्रीलंका से लेकर के और आपका ये म्यांमार तक होता है। 20 मई के बाद आप देख सकते हैं 1 जून को मानसून कहाँ हिट करता है, केरल में। अब ये मानसून की लाइन आप देख सकते हैं पूरे जो है नॉर्थ मतलब उत्तर पूर्वी भारत तक गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखते हैं तो याद रखना 1 जून के बाद क्या होता है आपका 5 जून। अब 5 जून को मौसम जो है कहाँ पहुँच गया, तो कर्नाटक से लेकर के और आपका देख सकते हैं ये आपका ये बांग्लादेश तक पहुँच गया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 10 जून। अब 10 जून को मानसून जो है आप देख सकते हैं ये मुंबई से होते हुए और आपका ये बिहार के जो है कहाँ पहुँच गया है, मध्य भाग में। और आपका जो है फिर 15 जून को मानसून आपका जो है बिहार से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुँच गया है। तो जो बिहार में मानसून होता है याद रखिएगा 10 जून से लेकर के 15 जून के बीच में पहुँचता है। ये आपको ये लाइन याद रखना होगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब मानसून के आने की अगर हम बात करते हैं, मानसून के वापस मानसून जो आता है उसकी अगर बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है मानसून आगमन की समान तिथि और मानसून जो है आगमन अर्थात आने की समान तिथि। अब यहाँ देख सकते हैं 1 सितंबर को मानसून यहाँ पर है, ठीक है। 1 सितंबर के बाद जो है अगर आप जो आगे बढ़ेंगे तो 1 अक्टूबर को मानसून आप देख सकते हैं वापस होकर के ये जो है उत्तर प्रदेश के होते हुए यहाँ पहुँच गया है। और आप देख सकते हैं जो है कहाँ पर, तो ये लाइन जो है आप देखिएगा तो यहाँ देखिए 1 नवंबर लिखा हुआ है। तो 1 दिसंबर और 1 नवंबर के बीच में याद रखिएगा तो लगभग मध्य अक्टूबर तक जो याद रखिएगा 15 से लेकर के और 20 अक्टूबर तक जो है बिहार से मानसून वापस होता है। तो याद रखना 15 से 20 अक्टूबर तक जो है बिहार में मानसून होता है, धीरे धीरे ये वापस की ओर आता है। तो ये मानसून आगमन, मानसून के वापस, इन सबको भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए हमें इनको अच्छे से याद रखना होता है। जब हम भारत के मानसून समझेंगे तो बिहार के मानसून को हम अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका बंगाल खाड़ी से जो मानसून आता है तो ये मानसून याद रखिएगा हम आपको थोड़ा और ब्रीफ करके बता देते हैं। अब थोड़ा यहाँ आपको मानसून के आगमन के बारे में बता देंगे तो और आपको अच्छे समझ में आएगा बिहार के संदर्भ में। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका नीलगिरी पहाड़ी है और 1 जून को मानसून जब केरल में हिट करता है जिसको हम कहते हैं दक्षिण
पश्चिम मानसून कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में नीलगिरी पहाड़ी से टकरा के दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक आपका अरब सागर की शाखा होती है जो इसके माध्यम से होते हुए यहाँ वर्षा कराते हुए ये आपका यहाँ पर पंजाब तक पहुँचता है। एक शाखा जो है आपका पालघाट दर्रे से प्रवेश करते हुए ये बंगाल खाड़ी में आती है और बंगाल खाड़ी से ये मानसून धीरे धीरे आपका यहाँ से आर्द्रता लेते हुए सबसे पहले टकराता है कहाँ पर, तो आपका जो याद रखिएगा यहाँ पर उत्तर पूर्वी भारत में, मेघालय में, गारो खासी जयंतिया में, आपका बांग्लादेश में और आपका जो है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। यहाँ घनघोर वर्षा होगी और फिर यही मानसून जो है पूरब से पश्चिम की ओर जब बढ़ेगा तो बिहार में जो है पूर्वी क्षेत्र में अधिक वर्षा कराते हुए और फिर जो है पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो बिहार का पूर्वी क्षेत्र और आपका बिहार का उत्तर पूर्वी और तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, इसी कारण क्योंकि मानसून बंगाल खाड़ी सबसे पहले जब पहुंचता है तो याद रखना ये पर्वत से टकरा करके हिमालय से और इसी क्षेत्र में अधिक वर्षा कर देता है बिहार के इस क्षेत्र में, तो इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है बिहार का जो है पूरे भारत की औसत वर्षा, तो बिहार की वर्षा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिहार में जो है भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में हो रही है, आपका जो है आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में, खासकर किस क्षेत्र में, तो आपका उत्तर पूर्वी भारत में। आपका इसके बाद पूर्वी भारत में वर्षा हो रही है और बिहार का जरा मैप देखिएगा तो बिहार में अपने आप वर्षा का वितरण आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हैं बिहार का आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिक वर्षा हो रही है, पूर्वी क्षेत्र में अधिक वर्षा हो रही है और आपका तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा हो रही है। लेकिन जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे वैसे हवाओं में आर्द्रता की मात्रा कम हो जाएगी तो इस क्षेत्र में वर्षा क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं बिहार का जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिहार का जो आपका ये आपका पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी और तराई क्षेत्र यहाँ अधिक वर्षा है और आप देख सकते हैं पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कम होती चली गई क्योंकि जैसे जैसे बंगाल खाड़ी से मानसून आपका पूरब से पश्चिम की ओर जाएगा वैसे आर्द्रता की मात्रा कम हो जाएगी और वर्षा की मात्रा कम होता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ वर्षा की मात्रा कम है, फिर यहाँ वर्षा की मात्रा, अब यहाँ दिल्ली क्षेत्र में देखो आप देखोगे तो और ज़्यादा वर्षा की मात्रा कम है और आप देख सकते हैं राजस्थान में वर्षा की मात्रा बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इसीलिए याद रखिएगा जो है जैसे जैसे हम याद रखना ये मानसून जाएगा और ये कौन सी शाखा है, तो बंगाल खाड़ी की शाखा से कि भारत में और खास करके उत्तर भारत में और खास करके कहाँ पर, बिहार में वर्षा होती है। भी याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में वर्षा किस शाखा के मानसून से होती तो आप बताओगे बंगाल की खाड़ी की शाखा से। दूसरा आप ये भी बताओगे कि किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, उसके आने क्रम मैंने बता दिया है। अब जरा आप ये वीडियो का मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आपका थंबनेल लगा दिया है, ये वीडियो हमारे जो है चैनल पे है, आप जाकर के इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो 10-15 मिनट का वीडियो है लेकिन पूरे भारत के मौसम को मैंने 3D के माध्यम से बता दिया है, तो जाके इसको जरूर देख लेना। अगर ये क्वेश्चन अगर आए तो वहाँ गलत आपका ना होने पाए, तो पूरा मानसून मैंने बिल्कुल 3D के माध्यम से समझाया है, तो ये भी समझ में आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार में अगर बात करें वर्षा अगर देखते हैं तो बिहार का जो अभी मैंने आपको बताया तो जो बिहार का तराई क्षेत्र है और बिहार का जो है आपका कौन सा क्षेत्र, तो जो है आपका उत्तर पूर्वी और तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है क्योंकि अब आपका जब मानसून आता है तो हिमालय से टकरा करके इसी क्षेत्र में अधिक वर्षा करता है, तो इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। तो यहाँ किशनगंज जिला है इसलिए वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। जैसे जैसे ये मानसून पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरेगा वैसे वैसे वो आर्द्रता की मात्रा कम हो जाएगी और वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बिहार के जो याद रखिएगा तराई क्षेत्र में और आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिक वर्षा और पश्चिमी क्षेत्र में और दक्षिण क्षेत्र में और आपका दक्षिण पश्चिम में वर्षा कम होती है, ये बात याद रखिएगा। तो जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य पढ़ेंगे तभी हमें बिहार के मानसून और वर्षा के बारे में पता चलता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिहार में जलवायु प्रदेश को देख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में कितने जलवायु प्रदेश हैं और बिहार में जलवायु को कितने विद्वानों ने अलग अलग बांटा है उसको हम अलग देखेंगे, लेकिन बिहार में जलवायु प्रदेश कितने हैं तो आप देख सकते हैं बिहार में जलवायु प्रदेश 4 हैं। पहला कौन सा है, उत्तर पश्चिमी आपका गिरिपाद प्रदेश है, इस क्षेत्र में भी वर्षा अधिक होती है, तराई क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी प्रदेश, इस क्षेत्र में भी वर्षा अधिक होती है। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही होती है और यहाँ पर सबसे अधिक आर्द्रता भी होती है क्योंकि हवा में नमी की मात्रा अधिक हो जाती है। एक आपका है जो है दक्षिण का पठारी प्रदेश, ये आपका दक्षिण का पठारी प्रदेश है और आपका ये मध्यवर्ती प्रदेश है। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे अधिक वर्षा उत्तर पूर्वी में, फिर आपका उत्तर पश्चिमी में, फिर आपका मध्यवर्ती में और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, दक्षिण पश्चिमी
पठारी प्रदेश में होती है, या मतलब याद रखिएगा दक्षिण या दक्षिण पश्चिम पठारी प्रदेश में होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वर्ष जो बिहार में जलवायु प्रदेश में कितने में बांटा गया, ये हमें याद रखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है अलग अलग विद्वानों द्वारा बिहार में जलवायु के वर्गीकरण को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया है और आगे भी आएगा। तो सबसे पहले हम कोपेन के जलवायु को अगर देखें तो उन्होंने बिहार की जलवायु को 2 भागों में बांटा है। देख सकते हैं, ये आपका बिल्कुल मैप के थ्रू मैंने बता दिया है, जिससे आपको बिल्कुल याद हो जाए। तो उन्होंने बिहार का जो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में बांटा है। उत्तरी बिहार की जो जलवायु है उसे CWG कहा है, और जो दक्षिणी बिहार की जलवायु है उसे AW कहा है। तो CWG का मतलब क्या होता है, तो याद रखना C का मतलब ये होता है जो आपका समशीतोष्ण जलवायु। तो बिहार की जलवायु में पड़ता है, समशीतोष्ण पड़ता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो आपका ये हो गया C। मतलब W मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु। मतलब यह हुआ कि जो शीत ऋतु होती है वो बिहार में शुष्क होती है। क्यों? क्योंकि शुष्कता का मतलब और आर्द्रता का मतलब किससे होता है, वर्षा से होता है। तो शीत ऋतु में बिहार में वर्षा कम होती है, इसलिए शुष्क मौसम होता है। ठीक है, और आर्द्रता कब होगी, जब हमारे यहाँ वर्षा होती है बिहार में, तब आर्द्रता, क्योंकि हवा में नमी की मात्रा अधिक हो जाती है। तो W का मतलब यहाँ क्या होगा, शुष्क शीत ऋतु हो जाएगा उत्तरी बिहार में। और G का मतलब होता है मानसूनी वर्षा। तो बिहार में मानसूनी वर्षा होती है आपका, चाहे आपका जो है उत्तर चाहे दक्षिण हो, तो उत्तरी क्षेत्र में मानसूनी वर्षा ज़्यादा होती है। इसलिए कोपेन ने क्या कहा, CWG कहा है उत्तरी बिहार को, और दक्षिण बिहार को AW कहा है। A का मतलब क्या होगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, क्योंकि बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है, क्योंकि आपका बिहार के जो है दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार आपका झारखंड है, वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रभाव पड़ता है। तो कोपेन ने कहा कि दक्षिण बिहार में उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रभाव पड़ता है, इसलिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, क्योंकि यहाँ वर्षा होती है तो हवाओं में नमी की मात्रा अधिक हो जाती है। इसीलिए दूसरा W का मतलब शुष्क शीत ऋतु होती है। तो शुष्क शीत ऋतु यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ शीत ऋतु में अर्थात वर्षा नहीं होती है, शुष्कता बनी रहती है, हवाओं में नमी नहीं होती है। तो कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार को CWG में बांटा गया, ये आप एकदम अच्छे से याद करिएगा, और दक्षिणी बिहार को AW में बांटा गया। बिल्कुल मैंने मैप के थ्रू बता दिया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बिहार की जलवायु को थॉर्नबेट के अनुसार बिहार की जलवायु के बारे में देखेंगे। हो सकता है कोपेन के बारे में तो पूछा जा चुका है, हो सकता है कोपेन के अलावा थॉर्नबेट के बारे में पूछा जाए। तो थॉर्नबेट ने भी बिहार जलवायु को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, एक आपका जो है जो आपका उत्तर पश्चिमी संकीर्ण प्रदेश है आपका, उसको उन्होंने क्या कहा है, CBW कहा है, और शेष बिहार को इन्होंने CAW बताया है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि थॉर्नबेट के अनुसार बिहार का उत्तर पश्चिमी जलवायु प्रदेश कैसा, तो आप बताओगे CBW, और दक्षिण का आप पूरे शेष बिहार कैसे बांटा है, तो CAW बांटा है। अब इस सब का मतलब क्या होता है, तो C का मतलब आपका क्या होता है, न्यून उष्ण जलवायु होती है। B का मतलब क्या होता है, आर्द्र जलवायु होती है। और A का मतलब क्या होता है यहाँ पर, अति आर्द्र जलवायु। और आपका जो है W का मतलब क्या होगा यहाँ पर, शुष्क शीत ऋतु होता है। तो याद रखना, शीत ऋतु के बारे में W का से ही इंगित किया जाता है, याद रखना। हो सकता है कभी कभी इसका अर्थ भी पूछ देते हैं एग्जाम में, तो इसका अर्थ इसलिए मैंने यहाँ बता दिया जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो थॉर्नबेट के अनुसार बिहार जलवायु कैसी है ये याद रखिएगा। तो इन्होंने 2 भागों में बांटा है। शेष बिहार को इन्होंने जो क्या कहा है, मैं बार बार बता देता हूँ, CAW का है, और आपका जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है बिहार का उसे CBW का है। इसको अच्छे से याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक आपका है जो है आपका त्रिवार्थी के अनुसार जो है बिहार की जलवायु कैसी है ये भी याद रखते हैं। तो याद रखना, उन्होंने त्रिवार्थी ने कोपेन के अनुसार भी उन्होंने क्या किया, बिहार जलवायु को 2 भागों में बांटा है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार जलवायु को त्रिवार्थी ने कहा है CAW, और आपका जो है AW कहा है किसको, दक्षिणी बिहार की। अब उत्तरी बिहार जलवायु जो आपका CAW है, तो C मतलब क्या हो गया, समशीतोष्ण जलवायु। तो बिहार समशीतोष्ण पड़ता ही है। A का मतलब क्या हो गया आपका जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और W का मतलब शुष्क शीत ऋतु होता है। ठीक है, दक्षिण में अगर बात करें तो A का मतलब उष्णकटिबंधीय जो है
आधार मतलब आर्द्र जलवायु, और डब्लू का मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु होता है। तो तीनों विद्वानों द्वारा मैंने बता दिया है, बिल्कुल मैप से बताया है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल इसको गलत बिल्कुल मत करिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, इसलिए इसको बताना बहुत जरूरी था, और इसको बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बिहार में वनस्पतियों के अगर प्रकार को देखते हैं, तो बिहार में वनस्पतियां 2 प्रकार की पाई जाती हैं। लेकिन बिहार में हम वनस्पतियों को जंगल भी कह सकते हैं, लेकिन बिहार में जो जंगल की जो है वन रिपोर्ट है उसको हम अलग बताएंगे, जो 2023 की सबसे लेटेस्ट है, उसका वीडियो आपको अलग मिल जाएगा, ठीक है। तो बिहार में जो वनस्पतियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की पाई जाती हैं। एक का नाम है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या पतझड़ वन, एक आपका है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ या पर्णपाती वन कहते हैं। तो बिहार में यही 2 पाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताओगे बिहार का पूर्वी क्षेत्र, ये मैं बिल्कुल मैप से बता दिया है, और बिहार का जो तराई क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है, और जब वर्षा अधिक होगी तो वहाँ पे जो है क्या होंगे, आर्द्रता अधिक होगी, क्योंकि हवा में नमी की मात्रा अधिक होगी। तो भारत में सबसे अधिक यही वन पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं, इन्हीं को हम पतझड़ वन कहते हैं, और इसी का नाम मानसूनी वन है। क्यों कहते हैं इसको मानसूनी वन? क्योंकि मानसून के समय में काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं, इसलिए इसको मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो बिहार याद रखिएगा, बिहार में जो आपका इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, मैंने बताया है आपका, और इसीलिए यहाँ पर आर्द्र जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और ये साल में एक बार इनकी पत्तियाँ गिर जाती हैं, ठीक है। बसंत के समय फिर नई पत्ती आ जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे बिहार के जो आपका पूर्व से पश्चिमी क्षेत्र में जाते हैं, तो वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, तो शुष्कता बढ़ने लगती है, हवाओं में नमी की मात्रा कम होने लगती है, तो इसे हम शुष्क कहते हैं। तो याद रखना, बिहार का जो आपका ये पूरा क्षेत्र है, खास करके जो बिहार का पश्चिमी क्षेत्र है, बिहार का दक्षिणी क्षेत्र, बिहार का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और याद रखिएगा, ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है। तो बिहार में 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार के पटना में किस प्रकार की जो है वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो बताओगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। बिहार किशनगंज में किस प्रकार वन पाए जाते हैं, तो आप बताओगे आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बिहार के चंपारण किस प्रकार वन पाए जाते हैं, तो याद रखना आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जमुई में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो अगर हम जिला याद होगा तो हमें अपने आप इसको बता लेंगे, तो इसलिए हम मैप के थ्रू अगर पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाती हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है कि बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्योंकि मानसून के समय जो है जलवायु काफ़ी अच्छी हो जाती है, हरे भरी हो जाती है, इसलिए हम इसको मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। इसके अपने अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैंने अभी बताया था, उपोष्ण अर्थात शीतोष्ण जलवायु के जो है अंतर्गत कौन आता है, आपका बिहार आता है, क्योंकि अक्षांशीय देखा जाए, फिर से आप ये मैप देखिएगा तो बिहार कर्क रेखा के उत्तर में है, ठीक है। तो कर्क रेखा के उत्तर में क्या है, शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिण में क्या है आपका उष्ण कटिबंध। तो बिहार किस में पड़ता है, उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है, इसलिए हमें इसको अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल ये लाइन बाय लाइन मैंने यहाँ पर इसको बताया है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपके क्वेश्चन गलत तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ की जलवायु को महाद्वीपीयता लक्षण पाए जाते हैं। मैं बता देता हूँ महाद्वीपीयता क्या होता है। मान लीजिए ये भारत का मैप है, तो जो तटीय क्षेत्र होते हैं, समुद्र किनारे होते हैं, वहाँ की जलवायु अलग होती है, क्योंकि हवाएं वहाँ रोज डेली ट्रांसफर होती हैं, सागर से स्थल, स्थल से सागर की ओर। लेकिन जो क्षेत्र सागर से दूर होते हैं वहाँ पे जलवायु क्या होती है, हवाएं वहाँ सागर की डेली नहीं पहुँच पाती हैं। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उसे महाद्वीपीयता कहते हैं, महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। तो बिहार में भी महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। और महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण क्या होते हैं, इसके जलवायु के लक्षण होते हैं, याद रखिएगा, जो भी चीज़ होगा सबसे अधिक होगा। अगर गर्मी पड़ेगी तो गर्मी भी सबसे ज़्यादा पड़ेगी, वर्षा होगी तो वर्षा भी सबसे ज़्यादा होगी, और अगर शीत पड़ेगी, ठंडी पड़ेगी तो ठंडी भी अधिक होगी, क्योंकि हवाएं ट्रांसफ़र नहीं हो पाती हैं। इसीलिए याद रखना महाद्वीपीय जलवायु में जो है ये विशेषताएं होती हैं, इसलिए बिहार भी महाद्वीपीय जलवायु के अंतर्गत ही आता है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि बिहार में महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं, और बिहार में अधिक गर्मी भी पड़ती है, अधिक ठंडी भी पड़ती है, और अधिक जो है वर्षा भी होती है। तो बिहार की जलवायु को हम महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण मान सकते हैं, और महाद्वीपीय जलवायु का विशेषता यही होती जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके अलावा
इसके पूर्वी भाग में आर्द्र और पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो अगर ये बिहार के मैप से माध्यम से अगर हम समझें तो बिहार के देखना जो आपका जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ वर्षा अधिक होती है, तो यहाँ पर आर्द्र जलवायु, और यहाँ पर जैसे जैसे वर्षा की मात्रा कम होती है तो यहाँ अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में अर्ध शुष्क जलवायु और पूर्वी क्षेत्र में जो आपका जो है आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ये याद रखना है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का जो उत्तरी भाग है वो CWG और आपका जो दक्षिण है वो AW में बांटा गया। मैंने आपको बिल्कुल मैप के थ्रू बता दिया, तो आप ये भी अच्छे से याद रखिएगा। बिहार की जलवायु को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि बिहार की जलवायु को कौन कौन प्रभावित करता है, तो हिमालय की अवस्थिति, अगर हिमालय ना होता तो बिहार में जो है क्या होता, अधिक जो है वर्षा नहीं होती। ठीक है, अगर ये मैप के माध्यम से समझें तो अगर ये हिमालय है तो बिहार आपका यहाँ पर है, तो अगर ये मानसूनी हवाएं अगर आती, तो अगर ये हिमालय ना होता तो मानसूनी हवाएं कहाँ चली जाती, चीन की ओर चली जाती, तो बिहार में वर्षा नहीं हो पाती। तो हिमालय की अवस्थिति बिहार जलवायु को प्रभावित करता है। कर्क रेखा से दूरी बिहार जलवायु प्रभावित करता है, इसलिए बिहार से शीतोष्ण कटिबंध पड़ता है। बंगाल खाड़ी के नज़दीक है, इसलिए यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, निकटता है। ग्रीष्मकालीन तूफान, यहाँ पे ग्रीष्मकालीन तूफान बहुत आते हैं जिसे नॉर्वेस्टर कहते हैं, लू कहते हैं। और दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून से ही इस क्षेत्र में वर्षा होती है, मैंने आपको ऊपर बता दिया था। ठीक है, तो ये सब प्रभाव डालते हैं बिहार की जलवायु को, आप अच्छे से याद रखिएगा। बिहार में मुख्य रूप से 3 जलवायु पाई जाती है। एक पहले आपका है ग्रीष्म ऋतु, जो मार्च से लेकर के जून के मध्य होता है। तो सूर्य उत्तरायण होता है इस दौरान, क्योंकि सूर्य जो है मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर आता है। तो सूर्य के उत्तरायण होने के कारण इस समय तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है। यहाँ जो है मई का महीना सर्वाधिक गर्म होता है। तो बिहार में मई का जो महीना होता है वो सबसे गर्म होता है। ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण भारत के पूर्वी हिस्से में बारिश होती है। इस वर्षा को नॉर्वेस्टर कहा जाता है। याद रखना, ये मान लो बिहार का मैप है। ठीक है, तो बिहार में याद रखना जो मानसून आता है उससे पहले उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है, बंगाल खाड़ी में उत्पन्न होता है। और याद रखना बंगाल खाड़ी से उत्पन्न होकर के जब ये याद रखना कहाँ पहुँचता है, तो बिहार के पूर्वी क्षेत्र में पहुँचता है। तो यहाँ वर्षा जो होती है उसे हम नॉर्वेस्टर वर्षा कहते हैं। इसी काल वैसाखी भी कहा जाता है पश्चिम बंगाल में, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन है, गया है। गया जिला सबसे गर्म है। और अब बात करते हैं वर्षा ऋतु की, तो मध्य जून से लेकर के मध्य अक्टूबर के जो है इस मौसम को, इस महीने को हम वर्षा ऋतु बिहार के संदर्भ में और भारत संदर्भ में भी जानते हैं। बिहार में मानसून का आगमन मध्य जून से होता है और यहाँ जुलाई और अगस्त में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो जुलाई और अगस्त में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, बिहार में, पूरे भारत में होती है। और मानसून का आगमन मध्य जून में होता है, बिल्कुल आपको मैंने मैप के थ्रू बताया था वहाँ पर ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार में वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। तो याद रखना 50 से लेकर के 125 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा कहाँ होती है, बिहार में होती है। ठीक है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा किशनगंज जिले में होती है, जबकि सबसे कम वर्षा पटना के पश्चिम में स्थित त्रिकोणीय भूखंड पर होती है। ठीक है, तो याद रखना जो है सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ना किशनगंज में होती है, क्योंकि किशनगंज बिहार के कहाँ पड़ता है, तो बिहार के आपका जो है इस क्षेत्र पड़ता है, कहाँ पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पे मानसून जब आता है तो सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है। तो आपको ये याद रखना है। जो है इस राज्य में मानसून प्रत्यावर्तन का मतलब होता है मानसून का लौटना। तो मानसून जब लौटता है कि अब आपका मध्य अक्टूबर में शुरू होता है और मध्य नवंबर तक चलता है। तो मध्य अक्टूबर से 15 से लेकर के 20 के अक्टूबर के बीच मानसून लौटने लगता है। ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया था। ठीक है, अब बात करेंगे शीत ऋतु की। बात करें जो नवंबर से फरवरी तक होता है। तो इस ऋतु में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवाती तूफानों से झंझावतीय वर्षा होती है, जिसे हम चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। इसी को हम वेस्टर्न डिस्टर्ब कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो भूमध्य सागर में जब वहाँ तूफान आता है, चक्रवात आता है, तो जेट हवाएं लेकर के उस तूफान को आती हैं, जिसे हम चक्रवातीय तूफान कहते हैं। और फिर भारत में वर्षा होती है, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो बिहार में भी इसी से वर्षा होती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ वर्षा रबी की फसल के लिए लाभकारी होती है। तो रबी की फसल आपका गेहूं है, चना है, जौ है, इन सब के लिए जो है वर्षा, जो शीत ऋतु की वर्षा होती है, जो पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिहार में शीत ऋतु का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी का होता है और इस समय औसत न्यूनतम तापमान 7.5 सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ये औसत निकाला गया है। ठीक है, इससे कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, तो औसत ये निकाला गया है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो सबसे जो है
ठंडा महीना कौन होता है? जनवरी का होता है। ठीक है, हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं बिहार की जलवायु से, और उसके हर एक वर्षा सबके वितरण से कुछ जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं उस संभावित क्वेश्चन जो आ सकते हैं हम वो सबको देखेंगे, और जो क्वेश्चन आए हैं हम उसको भी शामिल कर लेंगे। ठीक है, पहला आपका है बिहार की जलवायु कैसी है। मैंने आपको बताया था कि बिहार की जो जलवायु है वो आर्द्र है। आर्द्र तब होता है, मैंने अभी बताया था, जब वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती तो हवाओं में नमी की मात्रा अधिक हो जाती है, तो बरसात की ऋतु में आर्द्र होता है। और बिहार उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है, अर्थात शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। अभी मैंने आपको मैप के थ्रू बताया था, वो कटिबंधीय जलवायु है। तो बिहार जलवायु कैसी है? आपका आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है बिहार की आधा से अधिक उत्तरी जो भाग है आपका समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए जलवायु कैसी है? तो बिहार जलवायु कैसी है? उपोष्ण भी है और आर्द्र भी है। क्वेश्चन वही है, बस केवल क्या है, भाषा चेंज कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार की जलवायु को कहा जाता है कैसी? तो बिहार की जलवायु कहते हैं संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। याद रखिएगा, जो भी स्थल, जैसे मान लिया भारत का ये मैप है, तो भारत के मैप पे जो स्थल तटीय क्षेत्रों से दूर होते हैं, तो बिहार तटीय क्षेत्रों से दूर है, तो जो भी तटीय क्षेत्रों से दूर होते हैं उन्हें हम महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। तो बिहार भी संशोधित महाद्वीपीय जलवायु के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि वो सागर के तट के पास नहीं है। तो जो क्षेत्र सागर के तट के पास नहीं होता है उसे महाद्वीपीय जलवायु की संज्ञा दी जाती है। जैसे दिल्ली, अगर पूछा जाए दिल्ली की जलवायु कैसी है, ये भी महाद्वीपीय है। क्यों? क्योंकि ये भी महासागर से दूर है, तो यहाँ पे अधिक गर्मी भी पड़ती है, अधिक ठंडी भी पड़ती है। तो बिहार में अधिक गर्मी भी पड़ती है, अधिक ठंडी भी पड़ती है, और वर्षा भी अधिक होती है। तो महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता यही होती है, जो भी होगा वो अधिक होगा, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो ठंडी हो, चाहे बरसात हो, सब अधिक होता है। ये महाद्वीपीय जलवायु का एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु कैसी है? मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा मैप के थ्रू बता देता हूं, आप ये मैप देखिएगा। ठीक है, ये बिहार है आपका, तो बिहार का पूछा जा रहा है उत्तरी मैदान। आपका ये गंगा नदी है, ये आपका उत्तरी मैदान और दक्षिण मैदान में बांटती है। तो उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग, ये आपका पूर्वी भाग की जलवायु कैसी है? तो आर्द्र जलवायु है। क्यों आर्द्र जलवायु? क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। तो पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होगी तो हवाओं में नमी की मात्रा अधिक हो जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? ए हो जाएगा। तो आर्द्र जलवायु है बिहार का कौन सा? आपका उत्तरी, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग है, उत्तरी मैदान है और आपका ये पूर्वी भाग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन को समझने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमें मैप के माध्यम से जो है समझना पड़ता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो गलत होने के चांस ज़्यादा होता है, और हमारा यही मकसद है आपको मैप के थ्रू चीज़ों को बताया जाए। अगला आपका है बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? अब आपको दोबारा मैप से समझा देता हूँ। ठीक है, ये आपका बिहार है और आपका ये जो है गंगा नदी है, तो आपका ये उत्तरी मैदान हो गया, ये आपका उत्तरी मैदान हो गया। और उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग, ये आपका पश्चिमी भाग है, तो इसकी जलवायु कैसी है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अर्ध शुष्क जलवायु है। कैसे? क्योंकि याद रखना यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, जैसे जैसे हम पश्चिमी भाग में जाते हैं बिहार के, वैसे वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो शुष्क आने लगता है। तो यहाँ पर अर्ध शुष्क हो जाएगा, मतलब नमी तो होगी लेकिन नमी की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। अगर यहाँ शुष्क नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि राजस्थान के क्षेत्रों में शुष्क जलवायु पाई जाती है। क्यों? खास करके क्यों? क्योंकि वहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है, तो हवाओं में नमी नहीं होती है। हवाओं में नमी होगी तो उसे आर्द्रता कहते हैं, हवाओं में नमी नहीं होगी तो उसे शुष्क कहते हैं। तो यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आपका शुष्क जलवायु है, मतलब आर्द्र जलवायु है बिहार की। और इस क्षेत्र में जैसे जैसे हम दूर जाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आर्द्र शुष्क जलवायु कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? आपको मैंने ऊपर बताया भी था। तो बिहार जलवायु में शीत ऋतु भी है, ग्रीष्म ऋतु भी है और वर्षा ऋतु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो पूरे उत्तर भारत की जो है ये विशेषता है। तो पूरे भारत में शीत ऋतु भी होती है, स्पष्ट रूप से सबको पता होगा, ग्रीष्म होता है और वर्षा भी ऋतु होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? ठीक है, तो सबसे अधिक कौन रहता है? गया जिला रहता है। तो गया और औरंगाबाद का जो क्षेत्र है ये सबसे अधिक क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है। तो याद रखना, अगर हम इंडिया के मैप के माध्यम से समझें तो इंडिया के मैप के माध्यम से हम जानते हैं, तो हम जब मानसून आता है तो मानसून दो प्रकार का हो जाता है, धाराएं बढ़ जाती हैं। तो ये इसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, क्योंकि दक्षिण पश्चिम की ओर से भारत में प्रवेश करता है। और ये जो है कहाँ पे आता है, याद रखना, यहाँ पे नीलगिरी और अन्नामलाई के पास पहुँचता है और मानसून दो भागों में टकरा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून एक अरब सागर की शाखा, एक मानसून की शाखा हो जाती है, मतलब बंगाल खाड़ी की शाखा। तो बंगाल खाड़ी की शाखा जो है ऐसे जब बंगाल में प्रवेश करती है तो यहाँ से आर्द्रता लेकर के जब बंगाल से बिहार में प्रवेश करेगी तो बिहार का जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ वर्षा ज़्यादा होगी। तो पूछा जा रहा है बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से होती है। एक अरब सागर की शाखा यहाँ, एक बंगाल की खाड़ी, एक आपका जो है हिंद महासागर। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो है बिहार में वर्षा होती है, अरब सागर की शाखा से बिहार में वर्षा बिल्कुल नहीं होती है। ये भी याद रखना, ये शाखा जो है इस क्षेत्रों में वर्षा करती है। और ये आपका जो बंगाल खाड़ी की शाखा है ये आपका जो है इस क्षेत्र में, और दोनों शाखाएं आके दिल्ली के पास आपस में मिल जाती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा, अगर पूछा जाए बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो मानसून दो प्रकार का होता है। एक मानसून होता है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, ठीक है, और एक होता है कौन सा मानसून, उत्तर पूर्व मानसून होता है, उत्तर पूर्वी मानसून होता है। तो जो बिहार में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक वर्षा इससे होता है, लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, तो मानसून भी दो प्रकार का होता है। इसका वीडियो मैंने आपको बताया था, वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा, 10-15 मिनट का वीडियो है, लेकिन पूरे मानसून को मैंने 3D के माध्यम से समझा दिया। तो आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो आपका जो ये क्वेश्चन आएगा तो गलत कभी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार से लौटता जो है मानसून कब प्रारंभ होता है। मैंने आपको जो है मानसून के आने और जाने के पूरे रेखा को दिखाया था। तो बिहार, याद रखना, बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है, ये क्वेश्चन है। तो मध्य अक्टूबर के मध्य से प्रारंभ हो जाता है। मैंने आपको पूरा वो निशान के माध्यम से बताया था। आप जरा इन मैप को दोबारा देखिएगा। आप देख सकते हैं मानसून के लौटने और आने जाने के जो पूरा डेट दिया गया है, ये औसत निकाला जाता है 10-15 वर्षों में। तो याद रखना, मध्य अक्टूबर से मानसून बिहार में लौटने लगता है, लौटना आरंभ कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है। तो बिहार में शीतकाल में जो वर्षा होती है वो किस कारण से होती है, तो याद रखना वो होती है भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवात से। इसको हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ठीक है, इसी को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और आपका इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम वेस्टर्न डिस्टर्ब कहते हैं। तो भूमध्य सागर में जब जो है चक्रवात आता है, शीतोष्ण चक्रवात, तो उसी से जेट हवाएं लाती हैं और पूरे भारत में क्या होता है, तो पूरे भारत में आपका जो है क्या कहते हैं, ठंड पड़ती है और आपका जो है शीतकाल में वर्षा होती है। तो इसको हम पश्चिम विक्षोभ कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। तो बिहार में जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागर की ओर से आने वाले जो है चक्रवातों की वजह से होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, लौटता हुआ कोई मानसून नहीं होता है। ये नाम लोग दे देते हैं, लेकिन लौटता हुआ कोई मानसून होता ही नहीं है। लेकिन जो है लोग जो है बता देते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार का उत्तर पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है। जरा बिहार का मैप के माध्यम से फिर हम समझा देते हैं आपको। ये बिहार का मैप है आपका, ये गंगा नदी दो भागों में बांट दिया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तो आपका पहले उत्तर पूर्वी क्षेत्र ये है आपका बिहार का। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो है नॉर्थ वेस्टर से होती है, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर यहाँ पर एक स्थानीय हवा चलती है जिससे वर्षा होती है। तो याद रखना, बंगाल खाड़ी जब मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी होते हुए तो सबसे अधिक वर्षा इसी ओर करता है। तो अब बिहार में सबसे अधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है, भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे वैसे वर्षा की मात्रा में क्या होती है, कमी आती जाती है। तो इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, इसकी रफ्तार कितनी होती है। तो लू की रफ्तार कितनी होती है, 8 से जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लू चलती है। आपका जो है आपका अगर ये इंडिया का मैप बना के देखते हैं तो याद रखना, जो लू है ये पाकिस्तान से शुरू होती है और याद रखना इसका प्रभाव जो है आपका कहाँ से, पाकिस्तान से बांग्लादेश तक होता है। ठीक है, लेकिन लू की जो स्पीड होती है वो दिल्ली से लेकर के और आपका
पटना तक इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। तो बिहार के जब मैदानी भाग में ये लू चलती है, गर्म हवा चलती है, तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, जिसे हम लोग लू कहते हैं। ये पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लू की दिशा कैसी होती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर होती है, ठीक है। और इसका प्रभाव दिल्ली से लेकर पटना के बीच में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ये पाकिस्तान से बांग्लादेश तक चलती है, ये भी याद रखिएगा। और प्रतिदिन चलती है ग्रीष्मकाल में, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो वर्षा ऋतु में अगर देखा जाए तो बिहार में किस मानसून का प्रभाव होता है? मैंने कई बार बताया, दक्षिण पश्चिम मानसून। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा होती है। पूर्वी मानसून कोई मानसून नहीं होता है, दक्षिणी मानसून कोई मानसून नहीं होता है, दक्षिण पूर्वी कोई मानसून नहीं होता है, ऐसा कोई मानसून है ही नहीं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है और एक मानसून होता है उत्तर पूर्वी मानसून होता है। यही दो मानसून याद रखना, और इसके अलावा कोई मानसून होता ही नहीं है भारत में। ये आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही हमारे यहाँ वर्षा होती है बिहार में, पूरे उत्तर भारत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक आता है? भी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल मैप के थ्रू बता दिया था कि अब आप फिर से मैप देखिए। तो भी आप देख सकते हैं बिहार में मानसून जाने की जो लकीर है और आने की दोनों बताया था मैंने। तो जो जाने लकीर है आप देख सकते हैं, तो लिखा है दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है, ठीक है। तो कब तक रहता है? तो 20 अक्टूबर, 15 से 20 अक्टूबर के बीच में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। तो 20 अक्टूबर तक जो है ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? पूर्वी बिहार में वर्षा होती है तो ये बंगाल की खाड़ी में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति होती है। और याद रखना, इससे जो है वर्षा कहाँ होती है? तो असम में भी होती है, झारखंड में भी होती है, पश्चिम बंगाल में भी होती है और बिहार के पूर्वी क्षेत्र में होती है। तो ये कहाँ उत्पन्न होता है? तो इसकी उत्पत्ति याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में होती है। और चूंकि गर्मी में होती है तो गर्मी में हवाएं गर्म होने की वजह से वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। जब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो उससे जो है बादल बनेंगे और उससे जो है आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका है, बिहार में मानसून का आगमन होता है कब? ये भी बताया था मैंने, आप मैप पे दोबारा देखिएगा। तो बिहार में मानसून आगमन कब होता है? तो याद रखना, ये औसत निकाला गया है, जो 15 से 20 जून के मध्य बिहार में मानसून का आगमन हो जाता है। ये याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अगर किसी साल लेट हो जाए या किसी साल जल्दी आ जाए तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये 15 से 20 वर्षों का औसत निकाल करके ये डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो याद रखना, आप इसी को मारेंगे, 15 से 20 जून के बीच में मानसून बिहार में प्रवेश कर जाता है। आप देख सकते हैं, पूरा जो है मैप के माध्यम से मैंने बता दिया है, तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? ये भी मैंने बताया था। तो इसको उपरोक्त सभी कहते हैं, इसी को नॉर्वेस्टर भी कहते हैं, इसी को आम्र बौछार भी कहते हैं, काल बैसाखी भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किशनगंज आपको पता होगा बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में स्थित है? मैंने आपको बताया था, आपको फिर मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। आपका यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, और किशनगंज आपका यहीं पर है। तो याद रखना, पूछा जाएगा कि बिहार के किस प्रादेशिक क्षेत्र में है, तो ये उत्तर पूर्वी मैदान में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो हमें जब तक किशनगंज ना मालूम हो, हमें वर्षा का वितरण ना मालूम हो, औसत वर्षा के बारे में पता ना हो, बिहार के मैप के बारे में ना पता हो, तो हमारे क्वेश्चन तो गलत होंगे ही। इसीलिए हमें कॉन्सेप्ट को एक बार बनाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो बिहार में ग्रीष्म काल में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? अब आप जरा इस मैप के माध्यम से फिर समझिएगा। ये बिहार लिखा है पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिण भाग और आपका पश्चिमी भाग। तो मैंने बार बार बताया है, बिहार का पूर्वी क्षेत्र में वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, तराई क्षेत्र में वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो
अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? तो जब मानसून का आगमन होगा, जब वर्षा होगी, तो याद रखना जब वर्षा होगी तो हवाओं में नमी की मात्रा बढ़ेगी, तो सापेक्षित आर्द्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। आप बहुत सिंपल समझिए, आर्द्रता का मतलब होता है जब हवाओं में नमी की मात्रा अधिक हो जाए, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। और हवाओं में नमी की मात्रा कम हो जाएगी तो उसे हम शुष्कता कहते हैं, बस इतना याद रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहती है? मतलब यह हो गया कि आर्द्रता सबसे कम बिहार के किस महीने में होती है। इसका मतलब हो गया ऐसा कौन सा महीना है इस ऑप्शन में जिसमें बिहार में वर्षा सबसे कम होती है? अप्रैल के महीने में। तो अप्रैल के महीने में न्यूनतम आर्द्रता होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति कैसे होती है? तो सूर्य उत्तरायण होता है इस दौरान। क्यों? गर्मी के मौसम में। तो अगर मान लो ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री है, ये आपका 23.5 डिग्री है, ठीक है, और आपका ये भी 23.5 डिग्री है, ठीक है। आपको पता होगा कि ये कर्क रेखा है और आपका ये पता होगा मकर रेखा, या आपका ये इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री। तो सूर्य याद रखिएगा जो है उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। जब सूर्य जो है उत्तर की ओर प्रवेश आता है, इसकी रोशनी उत्तर की ओर आती है तो हम उत्तरायण कहते हैं, और जब ये सूर्य की रोशनी नीचे की ओर जाती है तो उसके हम दक्षिणायन कहते हैं। तो उत्तरायण के समय ही गर्मी पड़ती है पूरे उत्तर भारत में, तो बिहार में भी गर्मी पड़ेगी क्योंकि बिहार भी उत्तर भारत का हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में शीत ऋतु में झंझावतीय वर्षा होने का कारण क्या होता है? चक्रवातीय वर्षा। तो जो नॉर्वेस्टर होता है वो चक्रवातीय वर्षा है, और झंझावतीय वर्षा को हम आंधी तूफान की वर्षा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। शब्दों का सारा खेल है, हमें यह भी समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो बिहार राज्य की अगर औसत वार्षिक वर्षा निकाला जाए तो ये 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है, औसत वर्षा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दक्षिण पश्चिम मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों की फसलों को मिलता है? तो जो बिहार के सबसे पूर्वी जिला होगा वहीं पर चक्रवातीय वर्षा का प्रभाव मतलब ज़्यादा लाभ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका किशनगंज, कटिहार और अररिया। इस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है, खास करके चक्रवातीय वर्षा जिसे हम नॉर्वेस्टर कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून दौरान होती है। तो और दक्षिण पश्चिम मानसून से पूर्व होती है वो पहले, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम? किशनगंज, कटिहार और अररिया, उस जिलों में ज़्यादा लाभ होगा फसलों को। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार का औसतन वर्षा जो है पात क्या है? तो 2011 से और 24 के बीच में ये तुम आपके जो है आर्थिक समीक्षा में भी बताया गया है। मैंने आपको बताया था वीडियो में, आप वीडियो जाके देखिएगा, आर्थिक समीक्षा में मैंने बताया था। तो आर्थिक समीक्षा में बिहार की इसका उल्लेख किया गया है, किसमें? तो 2024-25 में किया गया है। तो याद रखना औसत जो है 11 से लेकर के और 24 के बीच में औसतन वर्षापात कितना हुआ है बिहार में? तो याद रखना 1004.6 मिलीलीटर हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एक बहुत चर्चा में रहा है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, वर्ष 2024-25 में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण बिहार में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा हुई है? तो 24-25 हो और चाहे पहले की बात करें तो किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। लोकेशन ही ऐसी इसकी है कि यहाँ वर्षा होना स्वाभाविक है, मैंने आपको बताया भी था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? तो बिहार भाग के किस क्षेत्र में, मैंने आपको फिर मैप से बता देता हूँ, कई बार बता चुका हूँ। तो बिहार का ये आपका दक्षिण उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसका आंसर अपने आप आपको पता चल गया, उत्तर पूर्वी भाग हो गया। और इसी क्षेत्र में किशनगंज, अररिया सब पड़ता है, पूर्णिया पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2024 में ये आर्थिक समीक्षा में उल्लेख किया गया, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया। सितंबर 2024-25 तक बिहार में वो जो है वार्षिक वर्षा पात कितना हुआ? जो मैंने आपसे ऊपर क्वेश्चन बताया था उसमें 2011 से 2024 की बात हुई थी, जिसमें 1004.6 मिलीलीटर वर्षा हुई थी। लेकिन यहाँ पर 2024 की केवल बात हो रही है, सितंबर 2024 तक की बात हो रही है। कितनी वर्षा हुई है? तो 103 जो मतलब 1003.4 मिलीलीटर वर्षा हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आपका है वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुई है? तो किशनगंज में ही हुई है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये भी आर्थिक समीक्षा में उल्लेख किया गया था, इसीलिए मैंने इसको दे दिया। तो चाहे हम 10 साल की बात करेंगे, 10 साल की बात करें तभी किशनगंज होगा, क्योंकि वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी लोकेशन ऐसी है ही। ठीक है, तो आप क्वेश्चन बिल्कुल गलत मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ हुई, ये भी आर्थिक समीक्षा में बात की गई है। तो याद रखना जो है अरवल में सबसे कम वर्षा हुई है बिहार में सबसे 2023 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो करंट अफेयर की चीज़ों को लेकर के और जो परंपरागत चीज़ें थी सबको मिला करके मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिया है। मैप के थ्रू मैंने आपको बिहार के जलवायु के बारे में बता दिया है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।